हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सनी कविकड़ की पोयम नेकेड ट्रुथ के बारे में। तो ओरिजिनली ये पोयम सनी कविकड़ ने लिखी थी, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में जय श्री कालाथिल ने और टी.एम. यसुदासन ने। पोयम को डिस्कस करने से पहले चलिए हम जानते हैं कुछ बातें पोएट के बारे में। सनी कविकड़ एक दलित राइटर, सोशल एक्टिविस्ट थे कोट्टयम केरला से, जो जाने जाते थे अपने वोकल एडवोकेसी के लिए, जो वो करा करते थे अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित कम्युनिटीज। इसके अलावा वो एलआईसी में भी काम किया करते थे। उनकी नोटेबल वर्क रहे हैं पीपल एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल लेसन फ्रॉम दलित नॉलेज, और उनकी फेमस पोएट्री रही है नेकेड ट्रुथ ऑफ विद लव। विद लव को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सनी कविकड़ ने पोयम लिखी थी नेकेड ट्रुथ बिटवीन 1990s और अर्ली 2000। ये पोयम दलित राइट और सोशल जस्टिस इशू को इन्वॉल्व करती है। दलित कम्युनिटी ने स्ट्रगल एक्सपीरियंस किए थे, उसके बारे में हमें एक नॉलेज दिखाती है, एक इंसाइट दिखाती है। पोएम के मेन थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनजस्टिस, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी और ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। पोएम की टोन और लैंग्वेज काफ़ी डायरेक्ट है, काफ़ी बोल्ड है और अनअपोलोजेटिक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं अब। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, गो विद मी गार्जियन डिटीज ऑफ माई क्लैंस, आई फ्लाई अवे लीविंग द नेस्ट। इस लाइन में यहाँ पोएट अपने परिवार के देवताओं को बुला रहे हैं, जो उनकी क्लैन यानी उनके खानदान या जाति के देवता हैं, प्रोटेक्टर हैं। जब पोएट अपने घर या अपने परिवार से दूर जा रहे होते हैं, तो वो इन देवताओं से अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिले। लीविंग द नेस्ट का मतलब है घर से या अपनी पुरानी जिंदगी से अलग हो जाना। जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला छोड़ती है जब वो उदास है, वैसे ही ये लाइन पोएट के अपने पुराने रिश्ते और परिवार से दूर जाने के भावनाओं को दिखाती है। ये वो बोलते हैं, इन द स्टिल बर्थ ऑफ माई फर्स्ट बॉर्न आई रियलाइज योर व्रैथ। ये लाइन बहुत इमोशनल है। स्टिल बर्थ का मतलब है जब कोई बच्चा जन्म लेने के बाद मर जाता है, और यहाँ पोएट अपने पहले बच्चे के मरने की बात कर रहे हैं। इस लाइन में पोएट अपने दुख को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को खोया, तब उन्हें अपने देवताओं की से का एहसास हुआ। शायद ये उनके जीवन का एक कठिन समय था, जहाँ उन्होंने अपनी देवताओं के रूप में नफरत और दर्द का सामना किया। आगे वो बोलते हैं, नाइट क्रीप्स क्लोजर स्टिफलिंग द फ्लेम फ्लिकरिंग इन द विंड। ये लाइन काफ़ी सिंबॉलिक है। नाइट क्रीप्स क्लोजर का मतलब है कि अंधेरा यानी दर्द, तकलीफ या गम धीरे धीरे उनकी जिंदगी में घुस रहा है। स्टिफलिंग द फ्लेम फ्लिकरिंग इन द विंड से ये दिखाया गया है कि जो उम्मीद या रोशनी उनके जीवन में थी, वो धीरे धीरे हवा के साथ बुझ रही है। ये दिखाता है जैसे हवा से दिए की आग बुझ जाती है, वैसे ही उनके जीवन की रोशनी भी आंधियों में धुंधली हो रही है। आगे वो बोलते हैं, आई हैव नथिंग टू टेल, प्रेसिंग palms इन प्रेयर्स, सेव द लॉर्ड ऑफ टीयर्स, स्वेलिंग इन माई आईज। इस लाइन में पोएट अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, जो उनके पास अब सिर्फ दुआओं और आंसुओं के रूप में है। प्रेसिंग palms इन प्रेयर्स का मतलब है अपने हाथ जोड़ना या दुआ करना, जो जिंदगी की मुश्किलों घड़ियों में हम सब करते हैं। लेकिन पोएट ये कह रहे हैं कि उनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, बस उनकी आंखों में छुपाए गए आंसू हैं, जो उनका दर्द और दुख बता रहे हैं। लॉर्ड ऑफ टीयर्स ये सिंबलाइज करता है कि उनके आंसू उनकी कहानी और उनका दर्द बयां कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में पोएट अपने जीवन के दुख भरे पलों को बयां कर रहे हैं, जिसमें एक नई जिंदगी के साथ आई हुई कठिनाइयों और मुश्किलों के बारे में उन्होंने बताया है।
उनका विश्वास देवताओं में है, लेकिन उनके जीवन में अंधेरा और दर्द भी घुस चुका है। उनके पास सिर्फ दुआ और आंसू रह गए हैं, जो उनके दर्द को बयां करते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल और पेनफुल एक्सप्रेशन है, जिसमें अपने जीवन की कठिनाई और दर्द को उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आगे वो बोलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिविटीज आर ओवर। ये लाइन दिखाती है कि जो पहले खुशियाँ थी वो अब खत्म हो गई है। हार्वेस्ट फेस्टिविटीज का मतलब है फसलों की कटाई के बाद जो त्योहार और उत्सव होते हैं, वो अब खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब सब कुछ नॉर्मल और पहले जैसा हो गया है। लोन्स एंड लीसेस एंड नेवर एंडिंग डेट्स लाई स्ट्रूइन ओवर लाइफ्स लेंस। दोस्तों, ये लाइन उन लोगों की जिंदगी को दिखाती है जो कभी ना खत्म होने वाले कर्जों के नीचे दबते जा रहे हैं। लोन्स, लीसेस मतलब किराया, और नेवर एंडिंग डेथ कभी खत्म ना होने वाले कर्ज जिंदगी के रास्ते पर घिरे रहते हैं, जो दिखाता है कि ये इंसान किस तरह से अपनी डेली लाइफ में परेशानियों का सामना कर रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स उनके हर कदम पर है, जैसे वो कभी भी दूर नहीं हो सकती। आगे पोएट बोलते हैं, फाइटिंग एंड क्राइंग ओवर अ कोकोनट शेल लेडल ऑफ ग्रूल। इस लाइन में पोएट दिखाते हैं कि लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे चीजों पर भी लड़ रहे हैं। कोकोनट शेल लेडल, ये दिखाया गया है कि खाना इतना कम है कि एक छोटी सी थाली में सब कुछ बंद हो गया है। ग्रुल मतलब पोषण या वाटरी खिचड़ी, एक सस्ता और बेसिक खाना है जिसे लोग अपनी जिंदगी में खाने के लिए कंज्यूम करते हैं। फाइटिंग एंड क्राइंग का मतलब है कि उनके पास इतनी जिंदगी की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं और वो इस पर अपना गुस्सा और दर्द जता रहे हैं। इन शॉर्ट, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी खाना नहीं है। सिंपल सी खिचड़ी तक वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे पोएट बोलते हैं, चिल्ड्रन हडल्ड इन द कॉर्नर ऑफ द हॉवल। ये लाइन बता रही है कि घर की जो छत है वो इतनी मजबूत नहीं है और घर में बच्चे ठंड में एक कोने में पड़े हुए हैं। ओवल का मतलब है एक छोटी सी, गरीब सी, टूटी फूटी सी जगह जहाँ परिवार के पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे अपने आसपास के दुख भरे एनवायरनमेंट में एक कोने में अपने आप को संभाल रहे हैं। पोएट कहते हैं, शिवरिंग फीवर्स एंड फादर्स प्रोट्रैक्टेड लास्ट ब्रेथ। ये लाइन दिखाती है कि घर में बीमारियां हैं, दर्द का माहौल है। शिवरिंग फीवर्स का मतलब है बुखार के कारण शरीर का कपकपाना, जो दिखाता है कि लोग कितने बीमार हैं। फादर्स प्रोट्रैक्टेड लास्ट ब्रेथ का मतलब है कि पिता का जीवन खत्म होने वाला है, उनका टाइम आ चुका है, यानी वो दर्द में है और उनकी मौत धीरे धीरे आ रही है। ये फैमिली के लिए एक इमोशनल और ट्रैजिक वक्त है। आगे पोएट कहते हैं, अ वेडलॉक ब्रोकन सिस्टर्स टीयर्स एंड द वेडिंग नाइट ऑफ अ सिबलिंग। ये लाइन बता रही है कि परिवार के एक और दुख भरे पल को, वेडलॉक ब्रोकन सिस्टर टीयर्स का मतलब है कि एक बहन की शादी के बाद का दर्द, जो शादी टूट गई है और वो बहन जो है वो रो रही है। वेडिंग नाइट ऑफ अ सिबलिंग का मतलब है कि एक और बहन है या भाई है जिसकी शादी हो गई है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही घर के अंदर हो रही है, जो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है, इमोशनल है। एक तरफ शादी टूटना का गम है और दूसरी तरफ नई शादी हुई है, उसकी खुशियाँ भी है। आगे पोएट कहते हैं, ऑल अनफोल्ड इन अ सिंगल रूम। इस लाइन में पोएट ये कह रहे हैं कि जो भी दुख भरी घटनाएं हो रही है वो सब एक ही कमरे में हो रही है। ये चीज़ दिखाती है कि एक ही जगह में कितने सारे दुख हैं, दर्द हैं, मुश्किलें हैं। एक ही कमरे में, एक ही फैमिली के अंदर हर चीज़ का वो लोग सामना कर रहे हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है, शादी का दर्द, मौत, बीमारी और बहुत कुछ।
अब तक हमने जाना है पोयम में कि पोएट एक गरीब और पीड़ित परिवार की जिंदगी को दिखा रहे हैं, जहाँ पर हर चीज में पहले खुशियाँ थी, लेकिन फिर बदलाव आया, मुश्किलें आ गई। उनके पास अब बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कोई भी सुविधा नहीं है तो सिर्फ दुख, बीमारियां और इमोशनल स्ट्रगल्स। आई होप आपको पोएम यहाँ तक समझ में आ गई हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। पोएट कहते हैं, स्टैंडिंग इन द फील्ड, डू यू हेयर द क्राई ऑफ अ चाइल्ड। ये लाइन एक पहचान और संवेदना को जगाती है। पोएट पूछ रहे हैं कि क्या तुम खेतों में खड़े हो और क्या तुम्हें एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। ये चीख दर्द और दुख की निशानी है। खेत में खड़ा होना ये सिंबलाइज करता है कि ये दर्द और दुख जिंदगी के एक बेसिक और सिंपल स्टेज से आ रहा है, जो हर किसी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आगे पोएट कहते हैं, इज वेटनेस बस्टिंग फ्रॉम योर ब्रेस्ट। ये लाइन एक इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स को दर्शाती है, मतलब कि कैसे एक बच्चे को माँ जो है वो फीड कराती है, लेकिन यहाँ वेटनेस भी एक इमोशनल पेन का सिंबल है। इस लाइन में माँ के लिए इमोशनल और फिजिकल बर्डन को दिखाया गया है, जो बच्चे के दर्द और उसके लिए उसका प्यार का इजहार है। आगे पोएट कहते हैं, इज योर फेस थ्रोबिंग। ये लाइन दिखाती है कि पोएट ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके चेहरे पर दर्द का असर हो रहा है। थ्रोबिंग का मतलब है एक परसिस्टेंट और इंटेंस दर्द जो चेहरे पर हो सकता है, जैसे किसी चीज़ का असर या इमोशनल पेन का दिखना। ये क्वेश्चन दिखाता है कि वो इमोशनल स्ट्रेस इतना गहरा हो गया है कि अब वो चेहरे पर भी महसूस हो रहा है। ये पोएट कहते हैं, व्हाट मेमोरीज दीज। ये लाइन पोएट के लिए एक शॉक है, शॉक और एस्टोनिशमेंट का एक्सप्रेशन है। ये लाइन उन्हें अपने या किसी दूसरे के पास्ट की यादों की तरफ ले जाती है। व्हाट मेमोरीज का मतलब है ये पुरानी यादें जो किसी ट्रैजिक, इमोशनल या पेनफुल वक्त से जुड़ी हुई है। ये यादें किसी पुराने दर्द भरी घटना को या फिर पुरानी चोट को याद दिलाती है। आगे वो बोलते हैं, ब्लैक गॉड्स अनडाइंग डेड, योर वॉइसेज फाउंड इन नो लेजेंड। इस लाइन में पोएट ब्लैक गॉड और अनडाइंग डेड का जिक्र करते हैं। ब्लैक गॉड से ये डार्क और मिस्टीरियस डिवाइन फोर्सेस या देवताओं का संकेत दे रहे हैं हमें, जो लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा में शामिल है। अनडाइंग डेथ से ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे समाज के पुराने चेहरे होते हैं जो कभी नहीं मरते, उनकी यादें कभी नहीं मरती। विसेज फाउंड इन नो लेजेंड का मतलब है कि इन देवताओं या डेड सोल का कोई इतिहास या कहानी नहीं मिलती, किसी पुरानी कहानियों में नहीं दिखाया गया। ये भी दिखाता है ये चीज़ कि ये कुछ इतना पुराना है जो सब याद नहीं रखते हैं। आगे पोएट कहते हैं, राइज अप एंड स्पीक द काउंटलेस नेकेड ट्रुथ। ये लाइन एक कॉल टू एक्शन है। पोएट ये कह रहे हैं कि ब्लैक गॉड और अनडाइंग डेथ उठकर अपनी सच्चाइयाँ, अपने दर्द और अपने गम की बातें सबको बताएं। नेकेड ट्रुथ का मतलब है वो सच्चे जज्बात जो कभी ना समझे गए थे या जो सबसे छुपाए गए थे। ये उन बातों को बोलने का वक्त है जो लोग नहीं दिखाते या समझते। आगे पोएट कहते हैं, स्टॉप द सन अ सेकेंड टाइम टू रिकास्ट एवरीथिंग। ये लाइन एक पोएटिक और फिलोसफिकल आइडिया को दिखाती है। पोएट कह रहे हैं कि अगर ये गॉड और अनडाइंग डेथ सच्चाइयाँ बताने लग गए तो पूरी दुनिया को एक और बार रोशनी मिल सकती है, जिसे स्टॉप द सन से सिंबलाइज किया गया है। स्टॉप द सन का मतलब है समय को रोक लेना, जिससे हर चीज को दोबारा देखकर नई रोशनी में समझा जा सके। ये लाइन एक और बार सब कुछ देखने, समझने और सुधारने की बात कर रही है। ओवरऑल ये पोयम एक इंटेंस
इमोशनल और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है। पोएट पुरानी यादों, दर्द और सच्चाइयों को सामने लाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ऐसे गॉड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जो अपने दर्द और सच्चाइयों को सामने रखते हैं, और अगर उनसे ये सच्चाइयाँ हमें समझ में आए तो दुनिया को एक नई रोशनी मिल सकती है। ये एक कॉल है उन चीज़ों को सामने लाने का जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि जिंदगी को दोबारा से देखकर सुधारा जा सके। दोस्तों, यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।